बुलडोजर भी चलेगा, घर भी तोड़े जाएंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उनको चिन्हित किया जा रहा है। तो लोगों को ये उम्मीद जगी है। ये सामान्य बात नहीं। मैं सर मेरा मानना है अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को मिट्टी में मिला देने से ज्यादा बड़ी छोटी खबर नहीं अखिलेश यादव को लखनऊ से भगाकर दिल्ली भेज देना। इस माफिया को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तो वो जो तेवर था ना, उस तेवर से लगा था कि आदमी कर देगा। अभी देवेंद्र बाबू के तेवर से नहीं लग रहा कि ये कर देंगे। जो देवेंद्र फडणवीस का तेवर सबसे ज्यादा था वो था कि पुलिस पर हमला करने वालों को मैं कतई नहीं छोड़ूं। तो दिखना पड़ेगा कि सबसे पहले कि पुलिस पर हमला करने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई। जी कह रहे हैं कि आप दोनों को नमन। मैं आप दोनों का अथक प्रयास और महाराष्ट्र की सरकार अब होश में आ रही है, बहुत सी बातें की गई है। अब देखते हैं कि इन सब बातों को पूरा कैसे करती है महाराष्ट्र की सरकार। मुझे लग रहा है कि नागपुर वाले पे इशारा कर रहे हैं ऋतिक जी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का और उनसे वही सवाल असहज लोग हो जाते हैं जब उनकी तुलना योगी आदित्यनाथ से की जाती है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा क्या योगी आदित्यनाथ की आप योगी मॉडल का बुलडोजर। अब ये कई बार भेदता तो होगा कि भाई हम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, यूपी तो बीमारू राज्य था, उससे तुलना की जाती है, तो थोड़ा असहज मुझे दिखे इस सवाल पर। लेकिन उन्होंने कहा हाँ, बुलडोजर भी चलेगा, घर भी तोड़े जाएंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उनको चिन्हित किया जा रहा है। तो लोगों को ये उम्मीद जगी है और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ उन सबके लिए एक मिसाल तो हो ही गए हुए हैं। न भाई, मैं ऋतिक चटर्जी जी को जवाब दे दूं कि आज के डिबेट से पहले हमारी और मनीष जी की हो रही थी कि आज क्या इसका डिस्कस किया जाए। मैंने ही मना कर दिया कि आज इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब हम लोग की आदत बिगड़ चुकी है। अब हम लोग की आदत ये हो गई कि पहले हो जाता, उसके बाद आकर मुख्यमंत्री हमारे यहाँ बताता है कि हमने ये कर दिया, या हम देख लेते कि हमने ये कर दिया। और आज जो आप जिन देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहे हैं, तो आपने खुद ही लिखा है कि देखें पूरा के वादे को कैसे पूरा कैसे करती है। तो आज इनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये हो जाएगा, ये ऐसा करेंगे, तो ये करेंगे होगा। तो आपको नहीं, और करेंगे कभी तेवर वो योगी वाला कहाँ है जो कहता है मिट्टी में आपको याद होगा इस माफिया को गफलत में मत रहो अखिलेश यादव। ये तेवर कहां से आएगा? तो आप यार, आज भी मैं वो वीडियो देख रहा था और मैं लगातार कहता हूं अखिलेश यादव विधानसभा छोड़ा। ये सामान्य बात नहीं। मैं सर मेरा मानना है कि अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को मिट्टी में मिला देने से ज्यादा बड़ी छोटी खबर नहीं अखिलेश यादव को लखनऊ से भगाकर दिल्ली भेज देना। वो रोज जो जलालत होता था गफलत में मत रहो, ये तेवर कहां से आएगा देवेंद्र फडणवीस का या किसी का? हाँ नहीं, अब ऋतिक जी इस बात को समझ लें कि अब देश जो है वो 40 साल पहले के दौर से वो आ गया है, बहुत आ गया है। हमें देखना है। 40 साल पहले हम लोग देखे, हमने देखा है, हम देखेंगे, अब देखा है और देखेंगे वाली नहीं, हमने किया है, हम ये करेंगे। तो ये अब ये देश देखना चाहता है। अभी मैं देवेंद्र फडणवीस को इतनी छूट देता हूँ, कोई शंका नहीं है कि अभी जो कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करते हैं कि नहीं ये देखिए, क्योंकि कहते तो बहुत कुछ है। और एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई है, उसको बात हम लोग कल करेंगे। लेकिन पहला झटका तो एक लग ही गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है और उसने बताया है कि सुशांत सिंह की मौत में कहीं भी कुछ गलत नहीं हुआ था। क्योंकि ये अभी बिल्कुल आई थी, हम लोग डिबेट शुरू करने से घंटा और पहले हम लोगों ने देखा उसको, तो अब उसको हम लोग कल बात करेंगे। लेकिन ये झटका तो है ही है, तो इसमें अब फडणवीस जी क्या देख रहे हैं, क्या देखेंगे, इस पे हम लोग कल बात करेंगे। बिल्कुल, हम लोग इसी पे कर कि अब सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें हमारी आदत खराब हो गई है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री कर देते हैं, अमित शाह कर देते हैं कई मामले, और उन सबसे आगे योगी आदित्यनाथ हैं। हाँ, उन्होंने भी कहा था कि गफलत में मत रहो, इस माफिया को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तो वो जो तेवर था ना, उस तेवर से लगा था कि आदमी कर देगा। अभी देवेंद्र बाबू के तेवर से नहीं लग रहा कि ये कर देंगे। तो एक बार यदि कर दे तो हमें लगेगा कि उनके तेवर से भी लगता है कि वो कर देंगे। तो हम सबको वो मनीष जी ने गृह मंत्री का नाम लिया, प्रधानमंत्री का नाम लिया, योगी का नाम लिया, पूरी एक टीम तैयार है। वो हेमंत बिस्व शर्मा वो जब कर देते हैं तब बताते हैं, वो आपके मध्य प्रदेश के मोहन यादव जब वो कर देते हैं तब बताते हैं। तो अब देश की आदत बड़ी दूसरी हो गई है। शायद अभी फडणवीस जी की ट्रेन पीछे चल रही है, तो थोड़ा आगे आ जाएगी, बात करेंगे। लेट चल रही है। भजन जी कह रहे हैं गुरु जी मनीष जी देव दंडवत प्रणाम, प्लीज अब अज्ञात पीरों को भारत में बुलाने का कार्यक्रम करने की कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस कम
देन कांग्रेस एग्रीमेंट इफेक्टिव। तो मुझे लगता है कि बस बात यही ठहरी हुई है। लोगों को नागपुर में से अब बहुत उम्मीद है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि देवेंद्र बाबू, देवा भाई, उन्हें क्या क्या कहा जाता है, ऐसा ना हो कि लोगों को ये लगे कि इससे अच्छा तो एकनाथ शिंदे था। तो कम से कम देवेंद्र फडणवीस को इन सब चीजों से निकल करके एक मिसाल पेश करना चाहिए, ताकि दोबारा कोई नागपुर करने की हिम्मत ना कर पाए। और पुलिस पर हमला, जो आज जो देवेंद्र फडणवीस का तेवर सबसे ज्यादा था, वो था कि पुलिस पर हमला करने वालों को मैं कतई नहीं छोड़ूंगा। तो दिखना पड़ेगा कि सबसे पहले कि पुलिस पर हमला करने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, ताकि दोबारा पूरे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जिहादी बड़े पावरफुल रहते हैं, इसीलिए यूपी के बाद सबसे ज्यादा जो गुंडई होता है, क्योंकि पूरा अपने 90s के दशक को देखा है, पूरा बॉलीवुड उनके आतंक से रहा है। इसीलिए यदि देवेंद्र बाबू ये कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को एक बहुत बड़े खौफ से मुक्ति दिला पाएंगे, जैसे यूपी को दिलाया है। मैं ऋतिक जी को और याद दिला दूं चलते चलते कि जब अबू आजमी वाला बात आई थी और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इसको उत्तर प्रदेश भेजो, इसका पूरा इलाज कर देंगे, तो उसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस को बड़ा गुस्सा आ गया था विधानसभा के अंदर कि इसको जेल भेज के रहेंगे, इसको जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो गाँव जो था वो अभी तक फ्यूचर टेंस में ही है, वो अभी प्रेजेंट टेंस में वो नहीं आया। और बार बार योगी बाबा बुला रहे हैं कि इसको एक बार भेज दो। और मुझे पूरा विश्वास है कि देवेंद्र बाबू को, वो भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, वो भी देवेंद्र बाबू का ही टेस्ट ले रहे हैं। नहीं, मैं बता दूं, उसकी 27-28 संपत्तियों की यहाँ जांच शुरू हो गई है, और उसके लिए तो उसको आना ही पड़ेगा, या तो संपत्तियों से गवाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ देवेंद्र बाबू पे शक इसलिए है क्योंकि 1 महीना हो गया, वो फ्यूचर टेंस अभी प्रेजेंट टेंस नहीं हो पाया है, तो देखिए क्या होगा। चलिए, टीपू कोई राजा या नवाब नहीं था, वो मैसूर के राजा का नौकर था। तो ये इतिहास में हमें कितना फरेब, कितना झूठ और कितनी मक्कारी का पाठ पढ़ाया गया है, ये धीरे धीरे ये सब चीजें खुल करके सामने आ रही है। इस विश्लेषण को हम लोग यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करेंगे कल जो है सुशांत सिंह राजपूत वाला विषय रखेंगे, क्योंकि बहुत सेंटिमेंटल इशू है, क्लोजर रिपोर्ट उस पर क्यों हुआ है। लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण विषय था, जब हमने आखिर में लिया वो भी बहुत महत्वपूर्ण था, इसीलिए हमने आखिर में लिया कि कहां से कहां आपकी इकोनॉमी पहुंच रही है, किस तरह से शेयर बाजार से लेकर रुपए पर मजाक उड़ाएगा। सर उस पे सर बात रह गई, एक लाइन अंतिम समय, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के पीछे है। वो पूरा गोल कर करके खलिहर खैरातियों का गैंग चला रहा। सोचिए, ऐसे हैप्पी इंडेक्स की खैरातियों का गैंग हमेशा चलाता रहा है, कैसे इस पर कोई विश्वास करेगा जो दाल रोटी के लिए, दाने के लिए तरसता है। आप यदि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखेंगे, मैं कई बार घर में भी चर्चा करता हूं, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का वीडियो क्या होता है, खाना चोरी करने का, मटन चोरी करने का, बिरयानी चोरी करने का। इसका मतलब ये है कि वो भोजन पूरे पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा इशू है भोजन। मनीष जी बस सारी बातें छोड़ दीजिए कि ये तो वहां की सरकार कह रही है, और वो जो उनके 57 बाप हैं इस्लामी बाप, वो कह रहे हैं, और ये तो वहां की सरकार बाकायदे दस्तावेजों में मान चुकी कि हमारे यहाँ की 25% जो जनता है वो भीख मांग के गुजारा कर रही है, तो भिखारी है। और वहाँ की कराची यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, उनकी रिपोर्ट पूरी घूम रही है सर्किल में, जो बता रही कि 25 से 30% लोग पागल हैं। तो जिस देश के आधी आबादी पागल या भिखारी हो, और वो देश हैप्पीनेस इंडेक्स में हिंदुस्तान से ऊपर हो, तो उस पर विश्वास करने वाले जो खैराती हैं, ये अपना इलाज जाकर आगरा के पागल खाने में करवाएं, या फिर ये भी उसी हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तानी में शामिल हो जाएं। इनमें क्या बात करी, इन पे कोई बहस हो सकती है, इनको कोई तर्क दिया जा सकता है। मतलब मनीष जी, ये जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, ये वहां की सरकार कह रही है पाकिस्तान की कि उनका आधा देश पागल या भिखारी है, और इस पर मोहर लगा रही है यूएई की सरकार, इस पर मोहर लगा रही सऊदी अरब की सरकार, इस पे मोहर लगा रही कतर की सरकार, जो पकड़ पकड़ पाकिस्तानियों को वापस भेज रही है। और वो जिसने वो हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया है, उसकी बुद्धि को मतलब क्या कहूँ। और उसके बाद उस रिपोर्ट के ऊपर जो नाच रहा है, चाहे नौरी हलवाई हो, चाहे पाड़ा हो, संसदीवाद हो, पूरा गैंग इनका, तो इनकी बुद्धि कहीं जो इतवार को कबाड़ियों की एक दुकान लगती है, उस पर भी नहीं खरीदेगा कोई, उस लायक भी नहीं है ये। बिल्कुल, तब इसीलिए समझिए कि किस तरह का नैरेटिव गढ़ा जाता है इस हैप्पीनेस इंडेक्स का।
और ये जो पारा हमेशा इस कहता ना कि फलाना देश के फलाना मैगजीन में छपा, उस आधार पर ये फेक नैरेटिव सोरस के पैसे से कैसे बना, ये पूरा हैप्पीनेस इंडेक्स उसी ढंग के पैसे की बनाई हुई चीज है। बस इसे जूते मारने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। फिर आप सबसे आग्रह कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम।